गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल बूस्ट। मैं हूं पुतुल कुमारी और आज हम ये वीडियो पार्ट 2 देख रहे हैं 181 की वन संसाधन। ठीक है, चैप्टर वन संसाधन चैप्टर 5 है जिसमें हम आज पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे चैनल में न्यू है मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम पढ़ेंगे आज खनन कार्य और बांध निर्माण का पर्यावरण और वन जैव विविधता पर प्रभाव, कि खनन कार्य से बांध निर्माण का पर्यावरण में क्या बाधाएं आ रही है और वन और जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं तो लकड़ी की कटाई खनन कार्य का बांधा बनाने में विकासशील है। अगर हम बात करें तो लकड़ी जो वन में कटाई हो रही है जिस वजह से पर्यावरण जो होता है हमारे उसमें एक विकासशील देश की आवश्यकताओं को पूरा करने का अभिन्न अंग है। ठीक है, जिससे कि हमारे देश में जो भी संसाधन की जरूरत होती है वो जंगल से ही पूरी हो रही है। लेकिन ये दुर्भाग्यवश वो ऐसे क्षेत्रों में बसी है ना जहाँ से इसे काटने के हटाना पड़ रहा है। ठीक है, फिर एक खनिज आधारित उद्योग जैसे लोहा, इस्पात, एल्युमिना परिशोधनशाला इत्यादि जो है वो भी इसी क्षेत्र में शामिल है। और यहाँ पे 50 खनिज उत्पादक जिलों हैं जो लगभग आधे से अधिक जिलों से अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक है। अनुसूचित जनजाति का मतलब है जो आदिवासी हैं, छोटे जाति के लोग हैं जो जंगल में ही ज़्यादा गुजारा करते हैं। ठीक है, औसत इसमें आच्छादन इन जिलों में 28% है, जो कि अभी 20.9% बहुत ज़्यादा है, जो कि अभी सेंटर फॉर साइंस और एनवायरनमेंट से है, 2008 के तहत पता चला है। अब क्या है कि यहाँ पे जो वन, नदी, घाटी और गहरे तटबंध में आवासित किए जाते हैं जो हाइडल पन बिजली और सिंचाई परियोजना में विकास के लिए बहुत उपयोग होते हैं। अतः संरक्षण और विकास के बीच निरंतर हितों की लड़ाई जारी रहती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि दीर्घावधि परिस्थिति हितों की उपलब्धि अल्पावधि आर्थिक हितों के बलिदान नहीं किया जा सके, जिसके दुर्भाग्यवश अपरूपण होता है। ये जहाँ विकास के परियोजना का योजना बनाई जाती है, हजारों जनजातियां जन को विस्थापित कर सकते हैं। इन योजना को क्रियान्वित किए जाने पर अपना घर भी खो देते हैं। अब क्या होता है कि जनजाति की जैसे जैसे संख्या बढ़ जाती है, ये लोगों को लिए हम लोग घर बनाते हैं, जिससे हम लोग के वन को कटाई करना पड़ जाता है। वन को हटा के और हमें इन लोगों को स्थापित करना पड़ता है, जिससे क्या होती है कि वन के ह्रास हो जाता है। और इस तरह से जैव विविधता भी होती है। जैव विविधता हमारे लिए प्रकृति का एक उपहार है जो बहुत ही बहुमूल्य है, भंडार है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे धीरे धीरे इसमें स्पीच जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जैसे जो जानवर हो गए, जीव जंतु हो गए। अगर वनों को कटाई होती है तो जिससे स्पीच जो होते हैं वो आर्थिक रूप से और औषधि मूल्य से हो सकते हैं, लेकिन इसका अपरोपण के परिणाम से स्पीच का भंडारीकरण कमी हुई है, जो लाखों वर्ष पहले के चक्र में उत्पन्न हुए थे। जो लाखों वर्ष पहले जानवर थे, जीव जंतु थे, वो अब हमें नहीं मिलते हैं। तो ये किस वजह से हुआ? तो जैव विविधता के कारण हुआ है। नेक्स्ट है हमारा जनजाति जनसंख्या और उनके अधिकारों पर प्रभाव। हम देखेंगे कि जनजाति संख्या का कैसे कैसे बढ़ते गया और उनके क्या क्या अधिकार थे जिस पे क्या प्रभाव पड़ा। तो गरीबी के बीच में बहुतायत और प्राकृतिक में फिर से जनजाति गरीबी का यह कथन था कि देश में अधिकांश जनजाति जनसंख्या में स्थित का वर्णन है। देश के प्रमुख जनजाति क्षेत्र के पास संपदा के संपन्न वन आच्छादन, खनिज असर क्षेत्र और पर्याप्त संख्या में बहुमुख्य नदियों पर जल विभाजन है। वन, भोजन, दवा और अन्य जरूरी उत्पादक जनजातीय लोग को उपलब्ध कराते हैं और ये महत्वपूर्ण भूमिका वंश में रहने वाले लोगों के जीवन में आर्थिक में निभाते हैं। जैसे कि पिछले अनुभाग में बताया गया है, विकास की क्रिया की वजह से जैसे बांध का निर्माण, खनन, खनिज आधारित उद्योग की स्थापना इत्यादि जनजातीय लोगों की उनकी भूमि अस्तित्व कर दिया है कर देती है। ठीक है, क्या होता है कि जो गरीब लोग हैं, जो जनजाति के लोग हैं, वो लोग के जो आर्थिक विकास होता है, कमाने के लिए रोजी रोटी जो चलता है वो कैसे चलता है? तो इन लोग का रोजी रोटी अब वन से चलता है। वन से ये औषधियाँ बनाते हैं, ठीक है, लकड़ियाँ काट कर बेचते हैं, तो ये खनन करते हैं, खनिज बनाते हैं, फल फूल सब्जी जो भी होते हैं वन से उत्पादन करके लोगों को बेच के अपना आर्थिक जीवन किसी भी प्रकार से चलाते हैं। तो अगर वन की कटाई होती है तो सबसे ज़्यादा इन्हीं लोग का हस्तक्षेप होता है, इन लोग की ज़मीन चल जाती है, ये लोग को ये बेघर हो जाना पड़ता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा यह हस्तांतरण उन लोगों के रोजी रोटी से वंचित करा दिया जाता है जो जनजातीय लोगों का मुख्य प्राकृतिक संसाधन आधारित अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। यह उन प्राकृतिक संसाधन अनौपचारिक अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि जो स्थिर और झूम दोनों थे, दूसरी ओर से लकड़ी उत्पाद जैसे औषधि, जड़ी बूटी, खाद, फूल पत्तियाँ। अगर हम बात करें तो ये जो है जनजाति लोगों को ना वंचित करा देते हैं रोजी रोटी से। वो लोग को अपना 2 वक्त का खाना भी जुटाने में दिक्कत होने लगते हैं, क्योंकि वो अनौपचारिक रूप से वो अर्थव्यवस्था पर निर्भर होते हैं प्राकृतिक संसाधन पे। क्योंकि उनका प्राकृतिक संसाधन जैसे लकड़ी काटना या झूम की खेती करना या कृषि करना या जड़ी बूटी या खाद या फूल पत्तियाँ, सब कुछ उन्हें जंगल से या वन से ही मिलती है।
फिर इसी वजह से विकास की सीमा में उनके कृषि और वन भूमि को प्रवाहित किया, जो कि प्राथमिक रूप से उनके रोजी रोटी थे। विकास की प्रक्रिया ने उन अनौपचारिक से औपचारिक अर्थव्यवस्था में धकेल दिया, जो बिना किसी तैयारी के यह उनके लिए नया था। कृषि भूमि, अगर हम बात करें तो इस तरह से कृषि वन विभाग जो है प्रवाहित करते हैं लोगों को, क्योंकि जो लोग यहाँ पे, उन लोगों को कुछ तैयारी तो किए नहीं थे, लेकिन उन लोग को विकास की जो प्रक्रिया होती है अनौपचारिक रूप से वो अर्थव्यवस्था में धकेल देता है। यहाँ पे उन लोग का अर्थव्यवस्था एकदम जीरो हो जाता है, जिस वजह से वो लोग को बहुत सारी कठिनाइयाँ और क्षतिपूर्ण हो जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में वो लोग पड़ जाते हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसी वजह से भारत सरकार जो है वो एक रूल बनाया, जिसे हम लोग वन अधिकार स्वीकरण अधिनियम 2006 रखा गया। ये रूल क्या था, तो इस रूल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वन अधिकार स्वीकरण अधिनियम 2006 रखा गया। इसके तहत विरोध जो अड़चन था उसका पता किया जाता था कि जंगल में क्या क्या अड़चनें आ रही है। तो अनुसूचित जनजाति और अल्प पारंपरिक वन निवास के लिए वन अधिकार स्वीकरण अधिनियम 2006 जो था, यह अधिनियम वनों में रहने वाले उन अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन भूमि में वन अधिकार और व्यवसाय की पहचान करता है, जो प्रदान करता है कि पीढ़ी में ये वनों में रह रहे हैं, लेकिन इनके अधिकार अभिलेखित नहीं किया गया है, जिससे प्रदान किए गए वन अधिकार में अभिलेखित करने के लिए स्वीकार और पहचान के लिए आवश्यक साक्ष्य प्रकृति वन भूमि के संदर्भ में निहित होने के लिए एक। यहाँ क्या किया, जो लोग अनुसूचित जनजाति के लोग वहाँ पे पारंपरिक तौर पे रहते हैं, बहुत दिनों से रह रहे हैं, जो उनके पूर्वज हैं, वो लोग क्या किया कि उन्हें अभिलिखित नहीं किया है कि वो वहाँ रहते हैं, लेकिन वो जो जगह है उसमें प्रदान किया गया, उनके अधिकारों को अभिलिखित करने के लिए स्वीकार किया गया कि पहचाना जा सके और रूपरेखा प्रदान की जा सके कि हाँ ये लोग यहाँ रहते हैं बहुत पहले से, तो उन्हें उसके तहत कुछ ज़मीन भी मिल सकती थी। तो इसमें क्या होता था कि निवासी स्वीकार अधिकार दीर्घ उपयोग जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के दायित्व में अधिकार सम्मिलित हैं, और इस प्रकार वन निवासी अनुसूचित जनजाति को अन्य पारंपरिक निवासों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ साथ वन को संरक्षण और सामाजिक व्यवस्था को मजबूत किया गया। यहाँ पे क्या हो गया कि जो लोग थे, यहाँ के जो लोग जंगल में रहते थे, जहाँ पर उन लोग का कब्जा था, वहाँ पे भी उन लोगों को एक तरह से सुरक्षा प्रदान किया गया कि वो लोग को, अगर हम लोग जंगल को नहीं कष्ट पहुँचाते तो उन लोग को रहने के लिए कहीं घर मिलेगा, खाद्य सुरक्षा मिलेगी, अपने आजीविका को वो अच्छे से चला सकते हैं। जबकि पूर्वजों की भूमि में उनका आवास पर वन अधिकार औपनिवेशिक काल के साथ साथ स्वतंत्र भारत राज्य वनों में सम्मिलित संगठित में उचित नहीं था पहचाना गया। जबकि जब स्वतंत्र भारत हुआ था तो इसमें जो औपनिवेशिक काल के बाद यहाँ पे वन सम्मेलन या वन संगठन को उचित रूप से नहीं पहचाना गया था, जिससे वन को अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वन निवासियों के ऐतिहासिक अन्याय हुआ था। जो वन के पारिस्थितिक तंत्र को उत्तरजीविता में दीर्घ उपयोग के लिए अभिन्न अंग या जबकि अभिन्न अंग जिनमें से सम्मिलित जिन राज्य विकास हस्तक्षेप स्वयं दूसरे के स्थानों को बसाने के लिए बाध्य किया गया, उसे पैटर्नाइज और पहुंचाने के लिए लंबे समय से चली आ रही थी। असुरक्षा को संबोधित करना आवश्यक हो गया और इसे सांसद द्वारा भारत गणराज्य के 57वें वर्ष में लागू किया गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे अनुसूचित जनजाति को भी कुछ कुछ अधिकार प्राप्त किए गए वनों को लेकर। और ये बोध प्रश्न 3 है, कोई भी 4 गैर लकड़ी आधारित वन उत्पाद के नाम बताना है या किसी तरह से वन अधिकारी अधिनियम 2006 जनजाति के अन्य किसी निवासी को सक्षम वन संरक्षण को मजबूती जबकि रोजी रोटी को और भोजन सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। तो इस 2 क्वेश्चन का आप आंसर लिख सकते हैं खुद से भी, और अगर खुद से नहीं होगा तो मैं लास्ट में इसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। फिर है वन संसाधन का संरक्षण और प्रबंध। तो देखिए, संसाधन का संरक्षण क्या हम समझते हैं कि वन को किस प्रकार से हम बचा सकते हैं, उसके लिए क्या प्रबंध कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या है कि हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम वन को बचा सकते हैं या प्रबंध कर सकते हैं उसे बचाने के लिए। तो यहाँ क्या हुआ ना कि इमारती और जलाने वाली लकड़ी के अन्य उत्पादकों के लिए वन अत्यधिक दोहन और पुनर्जनन के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए जाने वाली तेजी लुप्त होती जा रही थी। इसी कारण से असंतुलन हो गया था। उदाहरण के लिए अधिकांश वर्षा जल वाहक रूप से लुप्त हो जाता है और पहाड़ी ढलानों में अबाध गति से प्रवाहित होकर उसे बाढ़ का कारण बनता है। अगर हम बात करें तो इमारत जैसे घर उर बनाने के लिए लकड़ियों को जला दिया जाता है, लकड़ी को काट कर बेच दिया जाता है, या उससे फर्नीचर बनाने के लिए कष्ट, यानी कि यहाँ वनों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाता था। तो इसी के कारण जो सरकार है वो वन संरक्षण के लिए अधिनियम यानी सख्त नीति अपनाई, कुछ कानून लागू कर दिए वन को बचाने के लिए। तो आइए उस कानून को देखते हैं। यहाँ पे पहला कानून यहाँ पे लागू किया गया, वैकल्पिक स्रोत और विकसित करना और विकल्पों को प्रोत्साहन देना। इसमें वैकल्पिक ईंधन जैसे कागज, खेल सामग्री, पैकेजिंग, बक्सों, फर्नीचर, इमारत के लिए जो भी विकल्प का पता अनिवार्य हो, उस वैकल्पिक स्रोत में विकास का अनुसंधान किया जा रहा था। जिस मामले में प्लास्टिक और मिश्रित सम्मिलित इमारती को लकड़ी उपयोग विस्थापित को उपयोग रहे। इसमें बताया जाने लगा कि यहाँ पे पहले जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरत है उस चीज़ को यूज़ करना है, लेकिन हमें पर्यावरण को देखते हुए उसे
उतना ह्रास नहीं पहुँचाना है, ठीक है। बेमतलब का हमें उस चीज़ को नहीं करना है। दूसरा है वन रोपाई के क्षेत्र में वृद्धि। यहाँ पे वन रोपाई के क्षेत्र में वृद्धि का मतलब है कि लोग यहाँ पे क्या करने लगे कि जैसे वृक्षारोपण, जहाँ-जहाँ खाली स्थान दिखा, जहाँ पे ज़मीन खाली है, वहाँ पे पेड़ लगा के वृक्ष का रोपाई करने लगे, जिससे कि लकड़ी या चारे को जलाने के लिए लकड़ी या वन को दबाव कम हो गया। और यहाँ पे ना इन लोग को प्रोत्साहित किया गया कि वनों को हरास नहीं करना है, उसे आग उग नहीं लगाना है। फिर यहाँ पे तीसरा कानून जो है वो बना, ऐसे वनों का क्षेत्रफल बढ़ाना जो स्थायी रूप से इमारती और लकड़ी के उत्पादन के लिए संरक्षित हो। यहाँ पे ऐसे वन को बढ़ावा दिया जाने लगा, जैसे कि पेड़ जो मजबूत होते हैं, जो घर के बनाने में काम आते हैं या जिसका हम फर्नीचर बनाते हैं, तो उस तरह के पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाने लगा, ताकि उससे हम वन को भी संरक्षित कर सकें और हमारे जो संसाधन हो उसको भी पूरा कर सकें। तो यहाँ पे प्रोत्साहन नहीं, बल्कि यहाँ पे FAO के 2001 में पाया गया कि औद्योगिक में देश 89% वनों पे किसी न किसी रूप से प्रबंध किया जा रहा था। तो ये बहुत तेज़ी से प्रबंध किया जाने लगा। चौथा नंबर है कि वनों के उपयोगी और प्रबंध को अपनाना और प्रोत्साहित करना। यहाँ पे क्या हुआ कि जैसा-जैसा पारिस्थितिक द्रव्य प्राप्त करने का अर्थ है कि वनों में पारिस्थितिक और निम्नीकरण ना किया जाए। यहाँ पे वनों को जलाना नहीं, आग-उग जो लग जाता है तो उस पे रोक लगाया गया। यहाँ जो जानवर लुप्त हो जा रहे थे उस पे रोक लगाया जाने लगा, और जहाँ भी यहाँ वनों के दुरुपयोग के लिए प्रबंध किया गया कि यहाँ पे वहाँ पे सख्त कानून लागू किया गया कि सरकार जो है वो ऐसा कानून बनाए कि अगर कोई भी यहाँ पे जंगल को हरास पहुँचाता है तो उसे सजा दी जाएगी या जुर्माना भरना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्हें प्रोत्साहित किया गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। फिर आधार और नियमित निगरानी के लिए विश्वसनीय कार्य और विकसित करना। यहाँ पे लोगों को विकसित करने की ज़रूरत पड़ने लगी, ठीक है। यहाँ पे वन क्षेत्र जो था, जहाँ भी था, उसमें वनस्पति को जानकारी होना कि कौन सा वनस्पति किस में यूज़ हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय निगरानी रखा गया और इसमें जिम्मेदारी ले सकता था। अगर कोई भी लोग इसमें कुछ भी अगर करते थे तो इसमें क्या होता था, उन्हें वनों के आग लगने से रोकने के लिए वहाँ पे प्रवाही तंत्र को स्थापित किया गया कि अगर वन में आग लगेगा तो तुरंत उसे बुझाना है, या वृक्षारोपण को कटाई या निपटाने के लिए कानून को सख्ती लागू करनी पड़ी। फिर थी कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना। यहाँ पे कृषि वानिकी, जो कृषि होती थी, खेती वगैरह, इसमें ना बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कृषि हो, फुटपाथ, सड़कें के किनारे और जहाँ भी खाली जगह दिखती थी वहाँ पे फुटपाथ हो गया, आपका सड़क के किनारे हो गया, पेड़ पौधों का ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाने लगा, ताकि हम अपने पर्यावरण को संतुलन बनाए रखें। फिर भागीदारी से वन प्रबंध का अधिकार। यहाँ पे ना भागीदारी दिखाया जाने लगा कि लोग कितना इसमें दिलचस्पी रखते थे पेड़ लगाने में। लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि हर जगह पे पेड़ लगाए, पौधे लगाए और उन्हें देखभाल करें, और इसमें मतलब प्रतियोगिता लगाया गया कि स्कूल में, कॉलेज में, जो भी थे सरकारी वाले, सभी में यहाँ प्रतियोगिता होने लगी थी। और इस तरह से हम यहाँ पे लकड़ी की कटाई को भी रोकना और लोगों को बताना कि क्या नुकसान है अगर वन को हम लोग करते हैं। फिर लोगों को रहने के लिए जो घर बनाने के लिए जंगल की कटाई कर देते थे, तो उस जगह को छोड़कर वे कहीं और बना सकते थे। इस तरह का यहाँ पे सफलतापूर्वक क्रिया हुआ, जिसमें कि संयुक्त वन प्रबंध JFA में सबसे पहले भागीदारी कौन लिया था, तो पश्चिम बंगाल और हरियाणा लिया था। कब लिया था, तो 1970 में लिया था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था ये देखते हैं हम लोग कि वन प्रबंध में स्थायी जनों को सम्मिलित करने की आवश्यकता एक बढ़ता सरोकर बन गई। स्थानीय जन की किसी क्षेत्र को हरा भरा रखने में सहायक करेंगे। यदि वन संरक्षण करने से कुछ आर्थिक लाभ मिलता दिखाई देगा, तो स्थानीय समुदाय और वन विभाग के बीच में अनौपचारिक व्यवस्था 1972 में पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले में आरंभ हुई थी। संयुक्त वन प्रबंध अब एक औपचारिक संधि बन गई थी, जिसमें स्थानीय समुदाय के अधिकारों और हितों की पहचान हुई और सम्मान किया गया, जिसकी वे वन संसाधन में मांग करते हैं। और JMF योजना के अंतर्गत स्थानीय समुदाय के समुदायों के साथ वन संरक्षण समिति का गठन किया गया है। ये वन आच्छादन के पुनः बनाने के लिए भागीदारी करती है और किसी क्षेत्र में अत्यधिक दोहन की सुरक्षा करती है। यहाँ पे क्या हुआ, संयुक्त राज्य में प्रबंध किया गया JMF को, जिसके तहत यहाँ देखा जाने कि अगर इस तरह करने से वाकई हम अपने वन को बचा सकते हैं, तो यहाँ पे ये काम को लागू किया गया, ठीक है। और अंत में हमारा जो क्वेश्चन है वह पारंपरिक और वैधानिक नियम कानून से संबंधित वन स्वामित्व और प्राकृतिक संसाधन उपयोग के बीच में विवाद को कैसे पता करते हैं, और दूसरा सामाजिक वानिकी के उद्देश्य क्या है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर करवाऊंगी।